हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो इसमें हमारी सोशल इश्यूज़ की कुछ टॉपिक बची हुई है, उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। ये दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्स प्रोजेक्ट को देखेंगे और फिर मिनिमम एज फॉर गर्ल्स मैरिज की बात की जा रही है, इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले जितनी भी टॉपिक है उसको हमने कवर कर रखी है, तो इसके लिए प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। नवंबर मंथ की भी काफ़ी टॉपिक आ चुकी है, उसकी भी आप लोगों को साइड बाय साइड लेसन्स मिलते रहती है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के साथ साथ हम लोग आज के लिए मेंस आंसर राइटिंग देख लेते हैं। ये GS3 इन्वायरमेंट से है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड सिग्निफिकेंटली इन मॉनिटरिंग air pollution. However, it is important to move ahead in the direction of finding context-specific solution to solve the problem. Do you agree? और कमेंट करनी है। इट मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया के द्वारा काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि हम लोग के यहाँ मेनली दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में, ये सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आप लोग स्कीम्स वगैरह देखोगे, काफ़ी तरीके का प्रैक्टिस किया गया, इन्वेस्ट किया गया इन शॉर्ट। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को और भी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन लेकर आनी चाहिए। यानी कि इस तरीके का एयर पॉल्यूशन जो है, इसको हम लोग एक बार में अचानक से नहीं इसे सॉल्व कर सकते, धीरे धीरे ही हमें सॉल्व करना होगा। लेकिन हाँ, क्या हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन ला सकते हैं, यानी कि एकदम से ऐसा सॉल्यूशन जो कि जिससे कि कभी भी हमारे कंट्री में एकदम से एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या आप इस तरीके के स्टेटमेंट से अग्री हो कि सरकार जो है काम कर रही है, एयर पॉल्यूशन को टैकल की है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो है और भी अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन ला सकती है इस प्रोग्राम के लिए? तो अगर आप लोग अग्री हो तो यस करना, और यस करते के साथ आपको यस करके छोड़ना नहीं है, उसके बारे में बतानी है कि आप क्या सोचते हैं, आपको ऐसा कैसे लगा, सरकार के द्वारा क्या क्या पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए और क्या सरकार कर सकती है। तो सारी चीज़ें आपको लिखनी है एज यूजल, जैसे आप लोग लिखते हो। 150 वर्ड्स में लिखना है। 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग लिख लिया और आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कैसा लिखा है और आपके आंसर्स में क्या कमियां हैं, वो हमारे द्वारा बताई जाती है, तो आप लोग हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप लोग को हमें मेल करना होगा इस ईमेल आईडी पे। फाइन, तो आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इस लेसन के एंड में ही इसका आंसर बता दूंगी, तो बेटर है कि आप लोग जो है अभी पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और लास्ट में आंसर देख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 की यूपीएससी प्रीलिम से ही ये क्वेश्चंस ली हूँ मैं। तो इसमें से आपको बतानी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आया, तो किस किस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन आया ये आपको बतानी है। चार्टर एक्ट 1813, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो इसमें से आपको बताने की करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद ये है कि आपकी एक मॉडर्न हिस्ट्री की भी लेसन चल रही है, जिसकी यहाँ पे मैं आई बटन पे पुट कर दूंगी उसकी लिंक, उसको आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे जो है हमारे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का कैसे बढ़ावा हुआ, क्या रीज़न था इंग्लिश एजुकेशन का, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। फ्रॉम 1905 से लेकर 1947 हम लोग आज़ाद करा दिए कल अपने भारत को। तो उसके अलावा भी अब हम लोग देखेंगे कि जितने गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया में, तो उनका क्या क्या था, उनके भी बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। जितनी इंपॉर्टेंट थी मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो तो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा भी अब हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। तमिलनाडु बुक से 12th की जो है अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट में हम लोग लेसन के दोनों आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में। स्टार्स के फुल फॉर्म देख लीजिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग की बात की जा रही है, यानी कि पढ़ाना है और सीखना है, और साथ ही साथ स्टेट्स के लिए क्या, मतलब कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। टीचर क्या करते हैं, सिखाते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं, है कि नहीं। तो मैं भी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग टीचर मुझे मत इतना मैम 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 आप लोग करते हो, तो ठीक है, वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट है और क्या ही बोलोगे। लेकिन हाँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं टीचर हूँ, मुझे जस्ट एज अ फ्रेंड लीजिए, क्योंकि मैं एकदम आपको अपने दोस्त जैसा मानती हूँ आप लोग को, और उसी फ्रेंड जोन में जैसे आप लोग डिस्कस करते
करते हो किसी बातों को आप लोग समझते हो, समझाते हो, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको लेकर चलती हूँ। कोई टीचर और कोई स्टूडेंट वाला यहाँ पे रिलेशन नहीं, ठीक है। तो ये होता है क्या कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते हो तो मैं भी सीखती हूँ उस चीज़ से। तो यहाँ पे क्या है कि टीचिंग और लर्निंग है, कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई टॉपिक आपको डिस्कस करती हूँ तो आप लोग उससे सीखते हो, और जब मैं आपको भी सिखाती हूँ ना तो मैं भी खुद सीखती हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो ये होती है टीचिंग लर्निंग। लेकिन हाँ, इसका रिजल्ट होना चाहिए हर एक स्टेट में। अगर टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है वो अच्छे हो, टीचर स्टूडेंट के बीच में अगर रिलेशन अच्छे हो ना, तो पक्का है कि उस स्कूल का और उस बच्चे का जो रिजल्ट है ना वो बेटर होगा। ये चीज़ तो आप लोग भी मानते ही होंगे कि स्कूल में आप लोग देखते ही होंगे कि कुछ टीचर बहुत कोऑपरेटिव थे, लेकिन कुछ टीचर बहुत खड़ूस भी थे। खड़ूस इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाते थे और मार्क्स भी अच्छे नहीं देते थे। आप लोग जितना भी आंसर अच्छा लिख लो, मार्क्स नहीं देते थे। कुछ ऐसे खड़ूस टीचर होते हैं, हर एक जगह आपको मिल जाएंगे, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में हो। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टीचर के साथ जो अच्छे टीचर्स थे जिनसे कि अच्छा बनता था, वो समझते थे, बातें करते थे, तो उनके साथ एक अच्छा रहता था, सीखने को बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से मिलती थी। लेकिन जो खड़ूस टाइप के टीचर होते थे उनसे तो कुछ सीखने को नहीं मिला। मैं तो नहीं सीखी, बहुत सारे खड़ूस टीचर मुझे मिले लाइफ में, लेकिन बहुत अच्छे भी टीचर मिले जिनको मैं आज तक भी थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखा के गई। और उन्हीं का कुछ देन है जो कि मुझे मेरी मैम कहती थी कि अगर तुम्हें टाइम लगे ज़िंदगी में, कभी भी टाइम लगे ना, तो हर अपने इस कीमती वक्त को किसी को सिखाने में दे दो, किसी को समझाने में दे दो, क्योंकि हमारे कंट्री में ना शिक्षा का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई भी चीज़ जानती हो तो उसको तुम दूसरे को समझाओ, दूसरे को बताओ। इससे बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में जो है ना एक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे अंदर आज की डेट में, जो मैं पर्सनली फ़ील भी करती हूँ, तो वो सिर्फ मेरी मैडम के ही थ्रू आया है, जो उन्होंने मुझे बचपन में ही 6th क्लास में जब मैं थी तभी उन्होंने मुझे बताया था। तो वही चीज़ें हैं, स्टार प्रोजेक्ट्स बस इसलिए है क्योंकि लर्निंग और टीचिंग का यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत करना है, और इससे स्टेट का जो है ना रिजल्ट निकल कर आएगा। आई होप कि आप लोग को मैं इतने अच्छे से समझा दी हूँ कि स्टार्स प्रोजेक्ट जब भी आप देखना, क्योंकि यूपीएससी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप लोग को सबसे पहले फंडा समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में बात क्या की गई थी, ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट के बारे में बात की गई है। आइए देखते क्या है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया गया है स्टार प्रोजेक्ट, और पार्शली इसको फंड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मैं आपको प्रीवियस लेसन में भी बताई थी कि वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है वो ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी कंट्री को फंड नहीं देते जब तक उनको ये नहीं लगता है ना कि हाँ इस स्कीम में पैसे लगाने से जो है उस कंट्री के लोगों का भला होगा या फिर उस कंट्री का भला होगा, तभी वर्ल्ड बैंक पैसे देती है। अब सोचिए ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। यहाँ पे हमारे कंट्री में आप देखो कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन ही अच्छे नहीं होते। बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे होते हैं, आते पढ़ा के चले जाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि उनके क्लास में जो कितने टोटल बच्चे हैं, बच्चों का नाम क्या है, बच्चे कौन पढ़ने में अच्छे कौन बुरे हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। तो ये ऐसे नहीं चलेगा ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं, तो ऐसे नहीं चलता। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगा कि शिक्षा का स्तर वाकई इंडिया में बहुत नीचे है, तो इंडिया को बढ़ाने के लिए अगर इंडिया वाले इतना अच्छे स्कीम लेकर आ रहे हैं तो इसके लिए अगर पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ज़रूर इंक्लूड है। तो इससे ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा काम करने के लिए वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे साथ मिला है। और साथ ही हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, जिससे कि हमारे स्टेट को और ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा कि अपने स्तर से वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करें। अब देखते हैं कि स्टार प्रोजेक्ट में बातें क्या रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट्स को सपोर्ट करना है। टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें कि यहाँ पे हर एक राज्य को यहाँ पे डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एवेल्यूएट करना है और इंटरवेंशंस को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, और डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन आउटकम्स है उसको इम्प्रूव करना है। मैं अगर यहाँ पे आपके साथ क्लास ले रही हूँ, आपको कुछ समझा रही हूँ, टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो मेरा बस एक ही मोटिव है कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम में बैठो तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना, आपके साथ डिस्कस करना, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपकी वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी सही नहीं होंगे। तो रिवीजन आपको करना है, एजुकेशन आउटकम्स निकाल के लाना है। कोई भी चीज़ों की डिस्कस करते हो तो उसका आउटकम्स होना चाहिए। साथ ही स्कूल्स में क्या है कि यहाँ पे एक वर्क स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे कि लेबर मार्केट आउटकम्स निकल कर आए। इट मीन्स कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, उनके मेहनत का फल उनको मिलना चाहिए। ओवरऑल जो यहाँ पे फोकस और जो कंपोनेंट है स्टार प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे अलाइन किया गया है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लाई गई है ना, तो उसके साथ ही इसको भी यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स निकलेगी। यानी कि बच्चे सिर्फ रट्टा मार के मार्क्स लेकर नहीं आगे आएंगे, बच्चों में सच में क्वालिटी होगा, बच्चों में सच में स्किल्स होगा। ठीक है, क्वालिटी कहने का मतलब है कि स्किल्स होगा, आप चीज़ों को समझोगे। बचपन में क्या करते थे, साइंस को रट्टा मारते थे, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की एक अच्छी सी डेफिनेशन को रट्टा मार लिए और पेपर में चिपका कर आ जाते थे जब भी आंसर लिखते थे। बट आप लोग कभी भी
बाहर, घर से बाहर आकर अपने गार्डन में नहीं देखते थे कि सच में प्लांट जो है सूरज की रोशनी में जब उनको पानी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो वो अपने पौधे को कैसे बनाते हैं। हालांकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आप लोग देखो, साइंस एक ऐसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना जो आप लोग देखते हो अपने लाइफ में, साथ ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो उसको देख के समझने का, एक्सपेरिमेंट करके जो है ना उसको फील करने का, तब आप लोग समझोगे। नहीं तो फिर तो रटते रहो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, सनलाइट की, ये रट्टा मार देते बच्चे। मैं भी की हूँ, तो इसलिए मैं ये फील कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है ना, मार्क्स के पीछे बच्चों को नहीं बैठाना है कि मार्क्स लाना मार्क्स लाना। बच्चों में क्या स्किल है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, इस पे डिपेंडेंट होना है। इस प्रोजेक्ट में आप देखो कि अभी इनिशियली 6 स्टेट को कवर किया जाएगा। अब इन सारे राज्यों से आप बिलोंग करते हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड। तो ये है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। ये 6 राज्य है जहाँ पे अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो आइडेंटिफाइड स्टेट्स हैं, इनको यहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशंस के साथ यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है। इन सारे प्रोजेक्ट के अलावा भी आप देखो कि यहाँ पे इसी तरीके का एक ADB फंडेड कर रही है 5 स्टेट में, यानी कि यहाँ पे जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके द्वारा भी फंड किया जा रहा है इसी तरीके के प्रोजेक्ट का, जो कि दूसरा 5 स्टेट है। तो उसमें कौन कौन से 5 स्टेट इंक्लूड है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और आसाम है। तो ये 5 स्टेट यहाँ पे इंक्लूड है जिसको ADB फंड कर रही है। सारे स्टेट्स के जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ पार्टनर होंगे और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी शेयर करेंगे। जैसे आप देखते हो कि केरल में ना एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है, और केरल में एजुकेशन क्या, मुझे लगता है वहाँ हेल्थ सेक्टर भी बेटर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी है, वहाँ पे सेक्स रेशियो भी अच्छी है। तो लगभग सारी चीज़ें वहाँ पे केरल में आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो क्या करना चाहिए, जैसे बिहार राज्य में आप देखो कि शिक्षा का लेवल बहुत कम है, पुरुषों को तो छोड़िए, महिलाओं की तो इतनी कम है कि कहने की बात नहीं। तो वहाँ पे नाम की जो है ना महिलाएं, लड़कियाँ ग्रेजुएशन ये सब करके बैठती है, लेकिन एक्चुअली उनको उनके ऊपर कोई इतना खास नॉलेज होता नहीं है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, ये जो रिपोर्ट बताता है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ। केरल में आप देखो कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होती है। वहाँ तो की और का जो मूवी है, यानी कि जो लड़के घर पे बैठ के घर चलाते हैं और लड़कियाँ बाहर जाकर काम करती है, वो चीज़ें आपको केरल वाले रीजन में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि घर लड़के जो है ना वो किचन वाला काम करें, नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें कुछ अलग है जो कि देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम है। तो बिहार राज्य को केरल वाले राज्य से सीखना चाहिए कि वो ऐसा क्या काम किए जिससे कि वहाँ की लड़कियाँ जो है इतनी ज़्यादा शिक्षित हो गई और बिहार की लड़कियाँ शिक्षित नहीं हो पा रही हैं। तो ये क्या होता है ना कि एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस से जो है एक दूसरे के राज्य जो है वो शेयर करके अपनी चीज़ों को शेयर करके वो सीख सकते हैं। तो ये काम भी हो रहा है। अगर हम लोग देखें तो 25 करोड़ स्टूडेंट जिनका एज यहाँ पे 6 से 17 साल तक है, ये 15 लाख स्कूल में और 1 करोड़ से ज़्यादा टीचर जो है ना वो इस प्रोग्राम से बेनिफिट होंगे। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि करोड़ों में यहाँ पे बच्चे और करोड़ों में टीचर्स को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसको न्यू जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके तहत इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर कहने का मतलब है कि सेंटर के द्वारा बस स्पॉन्सर किया जा रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट और फंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ फंड लगाते हैं, कुछ रेशियो, और कुछ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी फंड दिया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 मेजर यहाँ पे कंपोनेंट है, एक तो यहाँ पे नेशनल लेवल पे होगा और दूसरा स्टेट लेवल पे होगा। तो नेशनल लेवल पे क्या क्या काम किया जाएगा? सबसे पहले जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ध्यान रखिएगा, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है पहले इसका नाम जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था। ठीक है, HRD मिनिस्टर जिनको कहते थे, लेकिन अब इनका नाम, इस मंत्रालय का नाम बदल के जो है मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे एजुकेशन रख दिया गया। इसी के साथ साथ आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी नया लाया गया। तो आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो नया मिनिस्ट्री लाया गया, ये किसका नाम चेंज करके लाया गया। ठीक है, 1-2 मिनिस्ट्री की भी चेंज हुई है तो उसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनका नेशनल डेटा सिस्टम होना चाहिए और इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, यानी कि डेटाज होने चाहिए। बच्चों के बारे में डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चों के बारे में उनका नाम, उनका एक पता होना चाहिए कि वो किस हिसाब से वो पढ़ते हैं, उनको मार्क्स कैसा आता है, उनको इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो ये सारे डेटा होते हैं जो कि बच्चों के बारे में अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि वो स्टेट की परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग इंडेक्स है उनको वो इम्प्रूव करे, यानी कि स्टेट में जो है ना राज्यों को
यहाँ पे अपने स्कूली शिक्षा को और ज़्यादा लेवल पे बढ़ाना है, इस तरीके का काम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को करना है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे सपोर्ट करना है कि वो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को वो यहाँ पे स्टैब्लिश करे, जिसको कि पराग कहा गया। पराग कहने का मतलब है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट, जो बच्चों का, जैसे स्कूल में आप लोग देखो कि बच्चों का और साथ ही साथ टीचर का क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस है, उसको असेस किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा और एनालाइज किया जाएगा कि उनका कितना नॉलेज है। यानी कि जो टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, उनकी भी नॉलेज को देखना ज़रूरी है कि उनके पास कितना नॉलेज है, और उनके नॉलेज के हिसाब से बच्चे जो जो पढ़ाए जा रहे हैं, तो उन बच्चों को, वो बच्चे कितना ज़्यादा उनको ग्रैब कर रहे हैं। तो ये पराग याद रखना है। पराग क्या है? तो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है कि टाइम टू टाइम जो है ना, स्कूल में बच्चों और टीचर्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से असेस किया जाएगा। कंटिजेंसी इमरजेंसी रिस्पांस कंपोनेंट रखा गया है। इसमें क्या होगा कि मोर रिस्पॉन्सिव होंगे कोई भी नेचुरल, मैनमेड और हेल्थ डिजास्टर, यानी कि कभी भी अगर कोई भी तरीके की परेशानी होती है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से फंड रखने का इंतज़ाम किया गया है। तो ये है नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या किया जाएगा? स्टेट लेवल पे यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशन लर्निंग को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा। यानी कि बच्चों को बचपन से ही ये दिमाग में, यहाँ पे भेजे में ये हटाना है ना कि बेटा पढ़ाई करनी है समझने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अपना स्किल को बढ़ाने के लिए, ना कि सिर्फ रट्टा मार के जाकर जो है ना मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए। तो ये काम नहीं करना है। बचपन से बच्चों को पढ़ाना है कि स्मार्ट होना है, ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना। उसके लिए तो पैरट भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ लर्निंग असेसमेंट सिस्टम करना है, बच्चे कितना सीख रहे हैं ना, ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथन करना है क्या? तो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में, जैसे कि कैरियर गाइडेंस, बार बार बच्चों को ये समझाना चाहिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका क्या कैरियर होना चाहिए, उसका क्या कैरियर होगा, आप आगे चल के क्या, आप अगर कोई भी लड़कियों को, जैसे कोई भी लड़के लड़कियों को अगर यहाँ पे रिसर्च में, साइंटिस्ट में अगर उनको इंटरेस्ट है, तो बच्चों को ये नहीं पता होता है ना कि वो साइंटिस्ट बनेंगे कैसे। आपको क्या स्कूल में पता था कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो बनोगे कैसे? हाँ पता होगा, क्योंकि घर में कोई, अगर आपके मम्मी पापा कोई इंजीनियर है तो आपको पता होगा कि कॉलेज में जाकर जो है पढ़ के इंजीनियर बन जाएंगे। बट ये थोड़ी पता होगा कि पढ़ने के बाद भी कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाकर आप इंजीनियर बनते हो, है कि नहीं। तो इतना आसान तो है नहीं। लेकिन हाँ, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में अगर इंटरेस्ट है तो निफ्ट का एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, तो बच्चों को गाइडेंस देना, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बच्चों के दिमाग में बहुत होता है। टाइम टू टाइम इंटर्नशिप होना चाहिए। और तो ये सारी लेवल जो है ना आपका स्टेट लेवल पे है, जो कि बच्चों पे बेसिकली फाउंडेशन लेवल पे ध्यान देगा। तो स्टेट का काम ये है। इसका मेन एम ये भी है कि यहाँ पे पीएम ई विद्या, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोगिकल जो फ्रेमवर्क है अर्ली चाइल्डहुड केयर का, एजुकेशन का, ये सब जो पार्ट है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत का, तो इस पर भी फोकस करना है। आत्मनिर्भर भारत यानी कि अब हम लोग जो है ना अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। यानी कि आप लोग को सेल्फ रियलाइंट होना है, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को किसी और पे डिपेंडेंट होने का। ऐसा पढ़ाई कीजिए, ऐसा मेहनत कीजिए कि कल को आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ। आप लोग किसी पे डिपेंडेंट मत हो, आप लोग अपने मम्मी पापा से पैसे मत मांगो, बल्कि आप लोग अपने मम्मी पापा को हेल्प करो। अपने अगल बगल पूरे इन्वायरमेंट को ऐसा आप लोग मुकाम हासिल करो ना कि आप लोग सबको हेल्प कर सको, चाहे उनकी इमोशनल हेल्प हो या फिर आपका फिनेंशियल हेल्प हो, किसी भी तरीके का हेल्प हो, आप हेल्प कर सको। अपने आप को उस लेवल पे ला के रखिए, उस लेवल पे बनाइए। ऐसा खुद को मत बनाइए ना कि आपको बस सबका मदद का ज़रूरत पड़े। कुछ भी चीज़ है, चाहे इमोशनल हेल्प हो तो आपको कोई कंधा दे दे आप रो लो, चाहे आपको फिनेंशियल हेल्प हो तो आप किसी को आगे हाथ पर फैला लो। ये सब काम मत कीजिए। अपने आप को खूब मजबूत बनाइए, खूब मेहनत कीजिए। देखिए हर कोई मेहनत करता है, मेहनत करने से ही सबको फल मिलता है, मेहनत करने से ही आपको सक्सेस मिलेगा। बैठे बिठाए अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप बोगे तो आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस आपको थोड़ी देर के लिए इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फोकस ये भी है। साथ ही साथ मल्टी ईयर जो यहाँ पे फाइनेंसिंग है इंडिया का पीसा में, यानी कि पीसा स्टैंड फॉर पार्टिसिपेशन इन क्या है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। यानी कि पीसा एक पूरे ऑल ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है एक टेस्ट होता है, जिसमें कि हर एक कंट्री के बच्चों को ना असेस किया जाता है कि उनका कितना लेवल है, उनको कितना नॉलेज है, वो कितना अच्छे तरीके से उनका परफॉर्मेंस हो रहा है। तो हर एक बच्चों को, हर एक कंट्री के बच्चों को देखा जाता था। हमारे यहाँ पे पीसा में ना बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुआ है, यानी कि हम लोग की इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है यहाँ पे कि हम लोग जब लास्ट टाइम, मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि किस ईयर में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो हमारी रैंकिंग सबसे नीचे थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इसीलिए अब जो है पीएम मोदी जी इतना ज़्यादा स्कूलिंग एजुकेशन पे इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है कि उनका यहाँ पे है कि पीसा 2021 के टेस्ट में हमारे जो देश के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना, जब हमारा इंसल्ट हुआ था तो उसके बाद से कोई भी
ना ही पीएम, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही कोई मिनिस्ट्री एजुकेशन को इस तरीके का एक हौसला मिला कि दोबारा हम लोग अपने कंट्री के बच्चों को वहाँ पे भेजेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमारी जो एजुकेशन की जो स्थिति थी उस पर बहुत ज़्यादा जो है हंसी मजाक भी हुआ था, बहुत सारे जो है मीम्स भी निकले थे। मीम्स इन द सेंस कि उस समय न्यूज़पेपर में जो वो एक कॉलम होता है जिसमें कि मजाक वाले जो चुटकुले बनाए जाते थे, तो वो काफ़ी बनाए जाते थे। तो उसके बाद से ये चीज़ें बंद कर दिया गया। लेकिन मोदी जी के पास एक गट्स है, एक हिम्मत है, उन्हीं के पास ऐसा हिम्मत है ना कि हार के जीतने का हिम्मत है, कि अगर आप हार रहे हो ना तो हार के आप भागने का ज़रूरत नहीं है, हारे हो तो उस स्टेज पे फिर खड़े रहो, खुद को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लो ना कि एक दिन आपको जो है ना सक्सेस भी आपको बोले कि ले लो बेटा ये तुम्हारे लिए ही है। तो ये वाली चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि पीसा भी हमारा 2021 में टेस्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे कि हमारे कंट्री की एजुकेशन की क्या हाल चाल है। तो ये पूरी रही स्टार्स के बारे में, यानी कि पूरी तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात की जा रही है। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम मेनली दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होते हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि फंड जो है ना दोनों देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी देते हैं। बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही 100% फंड दिया जाता है। फाइन। अब आते हैं एक और देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है ये, मिनिमम एज फॉर गर्ल्स मैरिज। बात क्यों कर रहे हैं हम लोग ये समझिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये कहा गया कि गवर्नमेंट जल्दी ही जो है ना लड़कियों की जो शादी की जो मिनिमम एज है उसको रिवाइज़ करेगी। बस इस पे जो है बहुत सारे बातें स्टार्ट हो गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कहा गया। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप लोग चाहते हो कि लड़कियों को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, घर से बाहर निकाल कर उनको जॉब में रखना है, तो सबसे पहला काम तो उनका जो शादी का एज है ना उसको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि शादी का एज जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा ना तब तक ये काम नहीं होगा। आप सोचो पहले चाइल्ड मैरिज होता था तो सबको ही करा देते थे, लेकिन उसके बाद बाकायदा कानून आया कि नहीं 18 साल तो मिनिमम है। तो मम्मी पापा भी जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी किसी तरीके से, जो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि चाइल्ड मैरिज पे बिलीव करते हैं, तो वो हार पार के जो अपनी बच्चियों को कम से कम 12th तक तो पढ़ाना संभव किए ना, कि नहीं 12th तक तो पढ़ाना ही है, 18 साल उसके बाद ही उनकी शादी करनी है। लेकिन चलो 12th तक भी पढ़ा लिए तो बहुत सारे पेरेंट्स अब और ज़्यादा अपग्रेड हो गए कि नहीं ग्रेजुएशन करके शादी कराएंगे। तो ये चीज़ों को और ज़्यादा इक्वल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर ये शादी की एज में इतना डिफरेंस क्यों, कि लड़कों के लिए 21 ईयर्स और लड़कियों के लिए 18 ईयर्स, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग लड़कियों की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो शादी का भी एज है ना वो भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। बट ये मैं अपने तरफ से बात बता रही हूँ। आइए देख लेते हैं कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज का क्या हिसाब किताब है। इंडिया में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ कानून है 2006 का, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है। इसमें यहाँ पे सेट किया गया है कि मिनिमम एज जो यहाँ पे शादी की होनी चाहिए वो लड़कियों की 18 ईयर्स है और लड़कों की 21 ईयर है। तो ये जो पूछा जाएगा कि ये मिनिमम एज किस कानून के थ्रू लाया गया, तो ये है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। रिपोर्ट के हिसाब से देखें एसबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया जिसमें कि मीन मैरिज एज जो इंडिया में है वो ऑलरेडी यहाँ पे 21 ईयर्स से अबव है। यानी कि जो एवरेज आप देखो कि जो शादी होती है तो उसमें लड़कों और लड़कियों की एज अगर देखा जाए तो ये 22 साल जो है ना उससे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लाया गया था इसमें आपका अंडर मैरिज जो था ना उसको वैलिड माना गया बट वॉइडेबल माना गया। इसका क्या मतलब होता है कि वैलिड भी है लेकिन वॉइडेबल भी है। यानी कि अंडर एज जो मैरिज है, यानी कि 18 साल से कम का जो मैरिज है ना वो वैलिड है एज लॉन्ग एज माइनर्स जो है ना वो शादी में इन्वॉल्व है और वो चाहती है कि इसको वैलिड रखना है। जैसे कि मानो कि लड़कियों का एज जो है, जो शादी हो रही है कपल में, तो एक जगह आपको गर्ल और एक जगह बॉय देखने को मिलेगा। बॉय का 21 साल है लेकिन गर्ल का यहाँ पे 15 ईयर्स है, ठीक है। तो इस शादी को जो है इस कानून के हिसाब से तो यहाँ पे वॉइड माना जाएगा, यानी कि नल एंड वॉइड है, पूरी तरीके से कोई इसका मान्य नहीं है। लेकिन इस शादी को वैलिड भी माना जाएगा। कब तक वैलिड माना जाएगा? जब तक ये माइनर जो है, यानी कि 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको माइनर कहते हैं। तो ये 15 साल की जो यहाँ पे लड़की है ना, अगर वो चाहती है कि इस शादी को आगे बढ़ाया जाए और इस शादी में वो रहना चाहती है तो फिर इस शादी को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहा गया है। इस कानून के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अंडर मैरिज को वॉइड भी माना गया है और इसमें कोई लीगल वैलिडिटी भी नहीं है। साथ ही यहाँ पे अगर वो ट्रैफिकिंग, इंसाइटमेंट या फ्रॉड या डिसिट में अगर कहीं से भी इन्वॉल्व है तो कोई लीगल वैलिडिटी भी नहीं कहा जा रहा है। उसके बाद आप देखो कि पॉक्सो एक्ट भी है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। यहाँ पे अगर कोई भी तरीके का बच्चे से जो है, अगर कोई भी तरीके का आप सेक्सुअल असॉल्ट उनको करते हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो कोई भी बच्चे के साथ, तो उसके लिए भी जो है ना यहाँ पे उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया है।
उसके अलावा आईपीसी में अगर देखें, इंडियन पीनल कोड में, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 375 है, जिसमें कि पैनलाइज किया गया है अगर कोई भी सेक्सुअल एक्ट गर्ल्स के साथ होता है और वो भी 18 साल से कम की एज, विथ और विदाउट हर कंसेंट। 18 साल की गर्ल्स के 18 साल की जो अंदर की जो लड़कियां होती है उनके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किया जा रहा है, चाहे वो लड़कियों की इच्छा से हो या बिना इच्छा से हो, उसको पैनलाइज किया ही जाता है। लेकिन हाँ, 375 में कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन ये है कि मेन जो है ना वो कंसुमेट करते हैं मैरिज को विद देयर ब्राइड्स अबव 15 बट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, वॉज रीड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2017। और ये कौन सा केस है? तो थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि एक्सेप्शन में क्या कहा जा रहा है कि कंसुमेट मैरिज, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए यहाँ पे शादी करना ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई मेन है, वो अपने ब्राइड के साथ अगर शादी हो चुकी है उनकी, और ब्राइड का एज अगर 15 से ज़्यादा है लेकिन 18 से कम है, ठीक है, 15 से ज़्यादा और 18 से कम है लेकिन उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आज के डेट में? उस हिसाब से जो है ना हस्बैंड के द्वारा अपने माइनर वाइफ का ही रेप किया गया, ऐसा माना जाता है। इसको मैरिटल रेप भी कहते हैं। मैरिटल रेप एक अलग तरीके का होता है, अगर वाइफ की बिना कंसेंट के अगर हस्बैंड जो है उस तरीके का फोर्सफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो आपका मैरिटल रेप में आता है। वो आपका जो है ना एज ज़्यादा भी होने के बाद भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि माइनर के साथ ही हो। लेकिन माइनर के साथ यहाँ पे एक अलग सा एक्सेप्शन दिया गया है कि 15 साल से ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम में भी अगर इस तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है तो उसको कहा जाता है कि यहाँ पे रेप किया गया है, अपने माइनर वाइफ का रेप किया गया है। तो ये याद रखना है, ये भी एक्सेप्शन कहाँ है? तो 375 में एक्सेप्शन दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारे कानून है सारे इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब कुछ यहाँ पे देखते हैं कि बातें क्या की जा रही हैं। गवर्नमेंट जून 2020 में एक टास्क फोर्स इनके द्वारा जो है ना यहाँ पे सेटअप किया गया था, जिसको यहाँ पे जया जेटली के द्वारा यहाँ पे हेड किया जा रहा था। तो इनके द्वारा यहाँ पे जो टास्क फोर्स सेटअप किया गया वो कुछ मैटर्स को एग्जामिन करने के लिए था। सबसे पहला क्या था कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद लड़कियाँ कब माँ बनेगी, उनका यहाँ पे एज देखने के लिए कहा गया था कि किस एज में जो है लड़कियाँ माँ बन रही हैं। तो अगर एक सही एज में अगर लड़कियाँ माँ बनती है तो उससे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो ऑब्वियस कम हो जाएगा। देखिए, कम एज में अगर लड़कियाँ माँ बनती है, उनकी बॉडी जो है ना वो पूरी तरीके से रेडी नहीं होती है प्रेग्नेंट होने के लिए, उनकी बॉडी उस तरीके से नहीं होती है कि वो यहाँ पे प्रेगनेंसी को जो है होल्ड करके रख सके। तो वैसे केसेस में क्या होता है, या तो बच्चा नहीं अच्छा होता है या तो जच्चा नहीं अच्छा होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत तरीके से जो है ना लड़कियों की डेथ हो जाती है। तो हमारे यहाँ आप देखोगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो भी बहुत हाई रहता था। लेकिन जब से ये जो सेट किया गया है कि मैरिज शादी की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, तो उसके बाद से हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन हुआ है। और ज़्यादा डाउन होगा, नॉर्मल होगा कब होगा? जब हम लोग और भी ज़्यादा जो है सही टाइम पे लड़कियों की शादी करेंगे और सही टाइम पे जो है ना वो प्रेग्नेंट होगी। तो एक प्रॉपर एज होता है, एक प्रॉपर बॉडी कॉन्सेंट भी ज़रूरत होती है। साथ ही न्यूट्रिशनल लेवल कितना इंप्रूव हुआ है और यही सारी चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ आप लोग देखते हो कि घर में ज़रूर नोटिस करना कि घर में जब भी डिनर बनते हैं तो सब कोई जब खा लेता है तो उसके बाद जो है मम्मी या नानी दादी लोग खाती है, या फिर मम्मी बेटर होती है। मम्मी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मम्मी ही लास्ट में खाती है, दादी लाली लोग को भी जल्दी खिला देती है। तो जितना बचता है अगर उनके लिए कम भी होता है ना तो वो उसी में खा लेती है, दोबारा खुद के लिए तो वो बनाने नहीं जाती है। तो क्या होता है ना कि समटाइम्स वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। तो इसी कारण से क्या होता है ना कि न्यूट्रिशनल आपको लेवल कम देखने को मिलता है विमेन में। और ऊपर से ऐसा भी देखने को मिला है कि मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें कि ये भी देखने को मुझे मिला था कि गांव में, या फिर गांव में ही नहीं मैं कह सकती, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि अगर उनके एक बेटे है और एक बेटी है, तो अगर खाना बन रहा है अच्छा, जैसे पनीर वनीर अगर बन रहा है तो बेटों को बहुत भर भर के दिया जाता है, लेकिन बेटियों को कॉम्प्रोमाइज़ करके दिया जाता है, कम दिया जाता है। तो इस तरीके से भी न्यूट्रिशनल लेवल जो है ना वो लड़कियों में कम होता है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण जो है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट बहुत ज़्यादा किया जाता है और हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी है। आप लोग मानो या ना मानो, कुछ बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं शायद वो भी इस तरीके की चीज़ों से सफ़र हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है जिसके कारण ही हम लोग देखते हैं कि महिलाओं में इतना ज़्यादा जो है न्यूट्रिशनल लेवल की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर मिल्क भी नहीं मिलता है, प्रॉपर जो है उनको भोजन भी नहीं मिलता है। और अगर बड़ी सिस्टर भी है घर की तो उनका भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो पूरे घर को खिलाने के बावजूद भी अगर जो बचता है बस वही खाती है, अगर उनको कम भी हो गया तो वो खुद के लिए नहीं बनाती। तो ये सारे रीजंस भी देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाया गया था। अब आर्गूमेंट देखते हैं कि यहाँ पे अगर जो एज है मैरिज की अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो इनके फेवर में क्या क्या कहा जा रहा है।
अर्ली मैरिज जो है ना, गर्ल्स को ये डिनाई करते हैं कि वो हाईएस्ट अटेनमेंट ले, यानी कि जनरल, सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है ना वो अपना खुद का राइट जो है ना कहीं यहाँ पे खो देती है। तो अर्ली मैरिज के कारण क्या होता है कि जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी वो जो है ना अपने आप को मैच्योर करने का कोशिश करती है, मतलब मेंटली मैच्योर हो जाती है, फिजिकली भी मैच्योर हो जाती है, टाइम से पहले जो है उनको बेबी बॉर्न करना होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हेल्थ परमिट नहीं करता है, बट उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो करना होता है। तो इसीलिए एक सही टाइम की ज़रूरत है। तो अर्ली मैरिज से जो है यहाँ पे हाईएस्ट अटेनमेंट जो होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जनरल, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो वो नहीं हो पाता है। सेकंड चीज़ है कि यंगर एज में अगर लड़कियों की शादी हो जाती है ना तो उनकी पढ़ाई रुक जाती है। सबसे पहली बात, शादी करने के बाद बहुत रेयर केस में ही देखने को मिलता है कि ससुराल वाले पढ़ने देते हैं, इन लॉज वाले पढ़ने देते हैं। तो शादी हो जाती है तो पढ़ाई कहाँ से होगी, तो पढ़ाई रुक जाती है, अच्छा खासा पढ़ाई नहीं हो पाता है और उनको सही तरीके से हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं मिल पाता है। मैटरनल मोर्टालिटी अगर देखें, इनफैक्ट मोर्टालिटी देखें, न्यूट्रिशन लेवल देखें बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती है, मदर की एज में, कि माँ का कितना एज है। अगर माँ का एक प्रॉपर एज होगा ना तो यहाँ पे बच्चा और जच्चा दोनों अच्छा होगा और साथ ही साथ माँ का न्यूट्रिशनल लेवल भी अच्छा होगा, बच्चों का भी न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा होगा। अगर आप सही एज में अगर प्रेग्नेंट होंगे, जैसे कि आफ्टर 23, आफ्टर 24 अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चे हेल्दी बच्चे होते हैं, माँ का भी शरीर हेल्दी हो जाता है, एक अच्छा खासा मतलब पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो बच्चे भी हेल्दी होते हैं। साथ ही वो जो कि लेट अगर यहाँ पे शादी करते हैं, मोर लाइकली देन अदर्स टू हैव अ हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और कॉलेज एजुकेशन, स्किलिंग अपॉर्चुनिटी उनको मिलता है, तो वो बेटर तरीके से ना वर्ल्ड को समझ पाते हैं और अपने वॉइसेस को भी एक्सरसाइज कर पाते हैं। मीन्स आप लोग देखोगे कि आप लोग अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई अगर कर लिए हो, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, हायर एजुकेशन हो गई है, आप लोग तैयारी करके जॉब में हो, उन सारी लेडीज़ को आप देखोगे ना तो वो मोर स्मार्टर होती है, उनको पता होता है कि कब उनको क्या करना है, वो प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करके चलती है, उनको अवेयरनेस होता है, अपने हेल्थ के बारे में भी पूरा ख्याल रखती है और साथ ही साथ जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चों का भी एक अच्छे तरीके से लालन पालन कर पाती है। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर यहाँ पे एज बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जेंडर गैप जो है ना वो यहाँ पे कम होगा। यानी कि आप लोग देखते हो कि लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भी। लड़कों का होता है कि नहीं पहले जॉब करेगा तभी शादी होगा, लड़कियों का होता है कि चलो प्यूबर्टी एज हिट कर दी तो शादी कर देना है, अब मतलब पढ़ाई लिखाई और नौकरी तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो ये काम नहीं करना है। इसी के कारण जो है इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में बहुत बढ़ गया है। क्यों ऐसा है, एक इक्वालिटी होना चाहिए ना, जो चीज़ लड़कों के लिए चलते आ रहा है कि नहीं उनको ग्रेजुएशन करना है, हायर ग्रेजुएशन करना है, जॉब करना है, उसके बाद शादी करनी है, तो ये सारी स्टेप्स भी तो लड़कियों के लिए भी फिक्स्ड होनी चाहिए ना। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जेंडर गैप भी हमारा जो है ना वो कम होगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि अगर हम लोग लड़कियों की एज को बढ़ा दे शादी की तो उसमें क्या इश्यूज़ होगा। सबसे पहला, लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल और अवेयरनेस जो लड़कियों का है ना वो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड सिर्फ एज से ही नहीं है, ऐसा भी यहाँ पे निकल कर आ रहा है। जैसे अभी मैं बोली कि फेवर में कहा जा रहा है कि हाँ लड़कियाँ अच्छा खासा एजुकेटेड होगी, अच्छा खासा अवेयर्ड होगी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो लड़कियाँ पढ़ती है वही अवेयर्ड होती है, नहीं पढ़ने वाली लड़कियाँ भी तो अवेयर होती है ना। अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ पढ़ाई से ही आता है, ये क्या होता है ना कि आपके ऑब्जर्वेशन से भी आता है, आपके एनालिसिस से भी आता है अवेयरनेस। तो आप लोग देखो कि आपकी दादी नानी उतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, लेकिन क्या वो कम अवेयर्ड है, क्या वो अनपढ़ है, मतलब कि क्या वो गवार आपको लगती है, नहीं ना, वो कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें होल्ड करके रखती है, हमें हर चीज़ों के बारे में बताती है। तो अवेयरनेस ऐसा नेगेटिव कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि शादी का एज अगर बढ़ा देंगे तो लड़कियां पढ़ नहीं पाएगी। कितनी लड़कियां हैं जो शादी के बाद ही अपना करियर स्टार्ट की है। आप लोग मैरी कॉम को देख लीजिए कि वो अपने फील्ड में कितना महारत हासिल की है, वो शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद की है। तो एक लड़कियों में जुनून होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि शादी कर लिए तो सब कुछ बर्बाद हो गया, शादी कर लिए तो किचन में ही जाके लिमिटेड हो गया, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। तो ये बात गलत है कि लड़कियों का अगर शादी का एज बढ़ा देंगे तो ही लड़कियाँ आगे बढ़ सकती है, नहीं तो नहीं बढ़ सकती है। सेकेंड थिंग है कि चाइल्ड मैरिज जो है एक सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ है। यानी कि आप लोग देखो कि कहीं न कहीं पे चाइल्ड मैरिज को सही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे चाइल्ड मैरिज को सही नहीं माना जाता है। तो ये एक इकोनॉमिक इश्यूज़ भी आता है और सोशल इश्यूज़ भी आता है। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो एज यहाँ पे बात की जा रही है कि एज को बढ़ा देना, 21 साल कर देना है, इट मीन्स कि गर्ल्स जो है ना वो अपने पर्सनल मैटर में भी जो है ना उनको कोई कुछ कहेगा ही नहीं। 21 ईयर्स तक जो है उनकी पर्सनल मैटर्स में कोई भी बात नहीं होगी। चाइल्ड मैरिज कानून जो है ना वो पेरेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अगेंस्ट डॉटर कि वो अपने खुद के हस्बैंड को चूज़ करे। तो ये तो एक तरीके का टूल्स हो जाएगा पैरेंटल कंट्रोल का, यानी कि पेरेंट्स को जो है कंट्रोल किया जाएगा। जब तक 21 साल नहीं होगा तब तक वो लड़कियाँ शादी नहीं करेगी। जैसे अभी भी बहुत बार आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी है कि जहाँ पे 18 साल से पहले अगर पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं ना तो लड़कियाँ केस जो है ना वो FIR लॉन्च करा देती है कि मेरे पेरेंट्स जबरन मेरे शादी
शादी करा रहे हैं। तो अगर 21 साल बढ़ा देगा कर दिया जाएगा तो इससे तो बहुत सारे केसेस निकल कर आएंगे, लड़कियां जो है फिर अपने हक के लिए वो लड़ने लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मीडियन एज देखें फर्स्ट मैरिज का, दोनों अगर लड़का लड़की इंडिया में, तो ये रजिस्टर्ड किया जाता है एक सिग्निफिकेंट डिकेडल इंप्रूवमेंट का। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज के डेट में मैरी कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा एज में ही करते हैं। पहले जो है बहुत जल्दी एज में हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना एज ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। अब यहाँ पे लड़कियाँ जो है अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन करके जॉब करके ही शादी करती है, ये मैक्सिमम है। तो ये धीरे धीरे अपने आप जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसके लिए कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ आर्गूमेंट भी हो रहा है कि मिनिमम लीगल जो एज है ना विमेन की, वो यहाँ पे 21 ईयर कर दिया जाएगा। तो इससे यंग विमेन जो है ना वो डिनाई कर देगी अपनी प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करने में, यानी कि सेफेस्ट एज में नहीं कर पाएगी। आप लोग देखो सेफेस्ट एज क्या माना जाता है, 20 से 24 साल। 20 से 24 साल में माना जाता है कि अगर कोई लड़कियां प्रेग्नेंट होना चाहती है तो इस एज में एक हेल्दी प्रेगनेंसी ही माना जाता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी होगा। लेकिन आज के डेट में आप देखो कि पढ़ने में ही और जॉब करने में ही लड़कियों की 28 से 30 साल हो जा रही है। तो इसके बाद जो है ना लड़कियों की हेल्थ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी भी अच्छे तरीके से हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। वो तो रेयर केस है कि होना है तो अच्छे से हो भी जाएगा, अगर लड़कियां वेल अवेयर्ड है, अपना हेल्थ का ख्याल रखती है तो हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं ही होगा हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, बट ये नेगेटिव में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो हमारा साइंस भी कहता है कि 20 से 24 साल जो है वो यहाँ पे परफेक्ट एज होता है फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये भी चीज़ कहा गया है कि अगर हम लोग कानून लाकर इसको बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देंगे कि लड़कियां पढ़ते ही रहेगी, लड़कियां जो है ना अपना जॉब करती ही रहेगी, वो शादी के लिए फिर एक जब एज खत्म हो जाएगा तब जाके शादी करेगी। तो ये सारी जो है नेगेटिव बातें कही जा रही है। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है मैरिज एज का इंडिया में। तो सोशल फैक्टर क्या है कि शादी का जो डिसीजन इंडिया में होता है ना, वो ऑफन यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के द्वारा ही गाइड होता है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है डॉरी कंसिडरेशन। यानी कि आप लोग देखो दहेज देने के लिए माता पिता जो लड़कियों के होते हैं ना, वो बड़ा परेशान होते हैं कि दहेज देना है। मैं तो बोल रखी हूँ घर में कि दहेज तो देना ही नहीं है। जो भी लड़के अगर दहेज की डिमांड करते हैं तो मुझे उनसे शादी ही नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी निकल के क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये सबसे गलत चीज़ है यार। मेरे मम्मी पापा जो है इतने सालों से वो जो कमाए हैं वो मुझे दहेज में देने के लिए ही कमाए हैं क्या? कोई भी लड़के वाले आते हैं मुंह उठा के कुछ भी अपना डिमांड करके चले जाते हैं, क्यों है? मतलब कि समझना चाहिए यार, उनकी भी बेटी होती है, वो खुद भी देते हैं, लेकिन फिर भी अपने बेटे में जो है ना वो दूसरे से इतना मांगते हैं। मांगने का ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए हमारे सोसाइटी में। प्यार से बच्चों का ना कभी भी इस तरीके से लेन देन में बेचना नहीं चाहिए। बहुत अजीब लगता है मुझे ये डॉरी सिस्टम, पता नहीं क्यों जो है ना बच्चों का सौदा कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेटी अगर पैदा ली है तो एक लगता है एक तरीके का जुल्म हो गया, मीन्स आपका जो है ना एक कर्ज हो जाता है कि नहीं। हर माँ बाप को देखो कि बेटी की जब जन्म लेती है तो वो खुश नहीं होते हैं। क्यों नहीं खुश होते? क्योंकि उनको वही लगता है कि बेटियों को दूसरे घर, एक तो सबसे बड़ा दुख है कि पढ़ा लिखा के बड़ा करो, पाल पोस के बड़ा करो और दूसरे घर में भेज दो। दूसरा है कि इतना ज़्यादा डॉरी सिस्टम है आज के डेट में कि पैसे भी लेके चले जाओ। तो क्यों ही कोई बेटी चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करना चाहिए यार। ये डॉरी सिस्टम पता नहीं कहाँ से निकल कर आया, क्यों बहुत ज़्यादा मुझे इस पे गुस्सा आता है। तो सबसे बड़ा सोशल फैक्टर यही है कि माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चियों का सही समय पे शादी हो जाए, और डॉरी सिस्टम जो है ना ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लगता है कि जहाँ पे भी सही टाइम, हर एक माता पिता का अपना एक लेवल होता है कि वो इतना दे सकते हैं अपनी बच्चियों को, तो उस हिसाब से अगर उनको ऐसा रिश्ता मिल जाता है तो वो सोचते हैं कि शादी कर ही देना चाहिए, है कि नहीं। सेकेंड है कि एजुकेशन का। अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखें तो विमेन जिनका यहाँ पे 12 या फिर उससे ज़्यादा ईयर ऑफ स्कूलिंग है ना, तो वो बहुत मच लेटर देन अदर वेमेन, वो वहाँ से ज़्यादा देर से शादी करती है। यानी कि जो लड़कियाँ अगर 12th पढ़ ली या फिर ग्रेजुएशन कर ली ना, तो उनकी शादी में देरी होती है एज़ कम्पेरिजन टू वो जो कि 12th नहीं पढ़ी लिखी होती है। थर्ड यहाँ पे रिलीजन होता है, यानी कि मीडियन एज आप फर्स्ट मैरिज का अगर हम लोग विमेन का देखें तो 25 से 49 है, जो कि हायर आपको क्रिश्चियन में देखने को मिलता है। क्रिश्चियन विमेन जो है 21 ईयर में है, जैन विमेन 21 ईयर में है, सिख विमेन 20 ईयर्स में है। देन विमेन जो कि अदर स्पेसिफिक रिलीजन में है तो वो 18 से 19 साल में कर लेती है। तो ये कुछ रिलीजन का अपना अपना धर्म का भी होता है कि वो लोग अपना सेट करके रखें कि उनकी बच्चियों को कब शादी करनी है। तो ये हमारे कंट्री में कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट है, सोशल फैक्टर्स है, एजुकेशन है और रिलीजन है। इन तीन चीज़ों पे यहाँ पे डिसाइड होता है कि लड़कियों की शादी कब करनी है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि बच्चियों को इंसेंटिवाइज और अनेबल करना चाहिए कि वो स्कूलिंग जो है ना कम से कम 12th तक तो पढ़ लेगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो लड़कियां स्कूल 12th तक पढ़ लेगी और उनको 12th तक अगर अच्छे से पढ़ लेती है ना, तो फिर उनका अंदर इच्छा होता है कि वो ग्रेजुएशन करे, वो कुछ बनना चाहती है, वो आगे अपने पैरों में खड़ा होना चाहती है। तो इस तरीके का जो इच्छा है ना वो अपने अंदर से ही लड़कियों के लिए निकल कर आता है। एक बार लड़कियाँ अपने लिए फ़ाइट करना शुरू कर दे ना, अपने हक के लिए फ़ाइट करना शुरू कर दे, क्योंकि कोई भी नहीं रोकता है, एक लड़कियाँ हो या लड़के हो, उनको अपने हक का काम करना चाहिए।
चाहिए, उनका अपना मन का काम करना चाहिए। अगर वो कहीं पे भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी रोकने के लिए जो है ना, कोई भी नहीं आना चाहिए रास्ते में। तो वही चीज़ है कि इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए बच्चियों को यहाँ पे पढ़ने के लिए, जिससे क्या होगा ना कि चाइल्ड मैरिज ख़त्म होगा। अगर 12th तक पढ़ लेंगे तो फिर खुद ही समझ में आ जाता है कि चाइल्ड मैरिज कितनी गलत चीज़ है, और साथ ही साथ ये जो डॉरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये समझ में आ जाता है कितनी गलत चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पे एफर्ट्स लेकर आना चाहिए जिससे कि चाइल्ड मैरिज को हम लोग इंडिया में एड्रेस कर सके। कहीं कहीं पे आज के भी डेट में बच्चियों का चाइल्ड मैरिज होता है, तो ये जो होता है ना, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप लोग देखो कि कोई भी लॉ जो है ना, वो पैट्रियार्कल अंडरपिनिंग नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी, जो कि हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान जो देश कहा जाता है ना, कोई भी कानून इस तरीके से नहीं बनता। कानून इक्वालिटी के साथ बनता है, और यूनिफॉर्म एज होना चाहिए हमारे यहाँ, 18 साल होना चाहिए दोनों के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे लड़कों के लिए 21 साल कर रहे हैं तो वो गलत है कि ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हो, उसका भी कम करके 18 साल कर दो, या तो लड़की का बढ़ा के 21 साल कर दो। कुछ तो करो जो कि इक्वल हो। शादी का एज में ही इतना डिफरेंस है, तो फिर हम लोग इक्वालिटी की जो बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की, वो किस बेसिस पे आएगा? वो तो नहीं आएगा ना। तो ये भी बेटर है कि लड़कों का एज कम कर दो, 18 साल कर दो, कि वो 18 साल में हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हम लोग को क्या बनना है। तो शादी करने के लिए भी डिसीजन नहीं ले सकते क्या? तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, जो कि काफ़ी बेटर है। आप लोग को बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि मिनिमम एज गर्ल्स का क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड इंक्रीज़ और नॉट। तो इंक्रीज़ करना है या नहीं करना है, ये आप लोग के ऊपर है। एक अपना एक थॉट बना कर चलिए, क्योंकि अगर आप लोग इंटरव्यू में जाओगे तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। वो बस आपके मेंटल लेवल को चेक करना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, और आपका जो है एक लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, जैसे मैंने भी शेयर किया, कि मुझे लगता है कि यहाँ पे या तो बढ़ा दो या तो घटा दो, लड़कों का 18 कर दो या फिर लड़कियों का 21 कर दो। मैं बस इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहला जेंडर इक्वालिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात हम लोग जेंडर इक्वालिटी की करते हैं, तो हर एक जगह होना चाहिए ना जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़े। कानून को याद रखिएगा, कौन से कानून है जिससे कि हमारा यहाँ पे डिवीजन हुआ है कि लड़कियों के लिए एज क्या है और लड़कों के लिए एज क्या है। बाकी चीज़ें तो आप लोग समझ गए हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।